आज हम पढ़ेंगे NIOS की इकोनॉमिक्स, जिसका कोड है 318, जो 12th क्लास के लिए है, ओपन बोर्ड के लिए, जिसका चैप्टर 4 है, जिसका नाम है बेरोजगारी, निर्धनता और असमानता की समस्या। इसमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसका फर्स्ट टॉपिक है बेरोजगारी का अर्थ तथा उसके प्रकार या उसकी प्रकृति। तो बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी से आशय उस अवस्था से है जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने के योग्य तथा इच्छुक होता है, परंतु उसे काम प्राप्त नहीं होता। यानी कि बेरोजगारी क्या है? जिसमें व्यक्ति काम करना तो चाहता है पर उसको काम नहीं मिलता, तो उसको हम बेरोजगारी कहते हैं। कोई व्यक्ति अगर काम करना चाहता हो, वो इच्छुक हो काम करने का, और उसे काम नहीं मिलता, तो वो बेरोजगारी कहलाती है। अब हम पढ़ते हैं कि बेरोजगारी के प्रकार क्या हैं या उसकी प्रकृति क्या है। तो हम इसमें बेरोजगारी के प्रकार के बारे में जानेंगे। पहला पॉइंट है खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी वह स्थिति होती है जिसमें कोई व्यक्ति योग्य होने पर भी काम करने का उत्सुक होता है और उसे काम नहीं मिलता। वह अपने परिवार वालों पर निर्भर होता है। यानी कि कोई व्यक्ति किसी काम को करने का योग्य तो है, यानी कि वो काम तो वो कर सकता है, पर उसको नौकरी नहीं मिल रही है उससे रिलेटेड। माना कि अगर कोई व्यक्ति जिसको कंप्यूटर का काम आता है, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम आता है, तो उसको वो काम आता है पर उसको वैसी उससे रिलेटेड काम नहीं मिलता है, तब हम उसको खुली बेरोजगारी में डालते हैं, खुली बेरोजगारी कहते हैं। सेकंड पॉइंट है संघर्षणात्मक बेरोजगारी। एक व्यक्ति एक नौकरी से दूसरी नौकरी को करना चाहता है। परिवर्तन की इस प्रक्रिया में वे कुछ समय के लिए बेरोजगार रहता है। ऐसी बेरोजगारी को संघर्षात्मक बेरोजगारी कहते हैं। इसमें कहा गया है कि अगर तुमने माना तुम कंप्यूटर ऑपरेटर हो और तुम दूसरी नौकरी करना चाहते हो, उस दूसरी, तो तुम्हें नौकरी पाने के लिए थोड़ा समय लग जाएगा। यानी कि 1 महीने बाद लगेगी या 2 महीने बाद लगेगी, जो वो तुम्हारा समय लगा उसको हम संघर्षात्मक बेरोजगारी कहते हैं। या माना किसी की जीन्स की दुकान है, वो अगर उसको लगता है इसमें प्रॉफिट नहीं है, माना वो अब शर्ट की दुकान खोलना चाहता है, तो उसमें जो उसको शर्ट की दुकान खोलने में समय लगेगा उसको वो संघर्षात्मक बेरोजगारी कहते हैं, जितने दिन वो थोड़ा बहुत बेरोजगार रहा। थर्ड पॉइंट है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जिसमें व्यक्ति को मौसमी महीनों में ही रोजगार प्राप्त होता है और बाकी दिन वे बेरोजगार रहता है। इसका मतलब यह है कि मौसम के आधार पर काम मिल पाना। यह जैसे कि मूंगफली कौन से महीनों में मिलती है, कौन से समय मिलती है? सर्दियों में मिलती हैं। और सफ़ेदी वालों को काम कब मिलता है? जो सफ़ेदी करते हैं दिवाली के समय में मिलता है इंडिया के अंदर। तो ज़्यादातर काम तो उनको दिवाली के समय मिलता है यार, तो और बाकी गर्मियों के समय में वो ज़्यादातर वो बेरोजगार रहते हैं। इसको ही मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। यह वह बेरोजगारी है जिसमें कोई व्यक्ति काम करता हुआ प्रतीत होता है, परंतु यदि उस व्यक्ति को उत्पादन प्रक्रिया से हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ये है कि माना किसी कंपनी में या किसी फैक्ट्री में 100 जने काम करते हैं शर्ट को बनाने के लिए। 100 व्यक्ति 1000 शर्ट को बनाते हैं। अगर उनमें से एक व्यक्ति को उनका मालिक निकाल देता है तो 99 व्यक्ति उस 1000 शर्ट को बनाएंगे। तो जो एक व्यक्ति को निकाला गया है उसका प्रभाव उसके उत्पादन में, यानी कि शर्ट को बनाने में कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। इसी को छिपी बेरोजगारी कहते हैं, जो बेरोजगारी तो होती है पर दिखाई नहीं देती है। फिफ्थ पॉइंट है अल्प बेरोजगारी। अल्प रोजगार वह रोजगार होता है जिसमें एक व्यक्ति जितना समय काम कर सकता है उससे कम समय में काम करता है। जैसे एक वर्ष में कुछ महीने या कुछ घंटे ही काम प्राप्त होता है। जैसे कि अगर कि हमें एक दिन में 8 घंटे काम मिलना ज़रूरी होना चाहिए, जिसमें हम मानते हैं कि व्यक्ति काम कर रहा है, नौकरी के लिए बता रहा हूँ मैं। अगर वो व्यक्ति को उस 8 घंटे से भी कम 1-2 घंटे 2-3 घंटे काम मिल पाता है
तो उसको हम अल्प बेरोजगारी कहते हैं, यानी कि जितना वो काम कर सकता था उसको उतना काम मिल नहीं पा रहा है, इसे ही अल्प बेरोजगारी की श्रेणी में रखा जाता है। अब हम पढ़ेंगे बेरोजगारी के कारण क्या है। भारत में बेरोजगारी के कारण पहला पॉइंट है धीमी आर्थिक समृद्धि। योजना काल में समृद्धि दर का झुकाव लक्ष्य दर से काफ़ी कम था, इसलिए पर्याप्त मात्रा में रोजगार का सृजन नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त आर्थिक समृद्धि स्वयं बेरोजगारी की समस्या को हल नहीं करती। हाल के कुछ वर्षों में आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होते हुए भी रोजगार समृद्धि में गिरावट आई। इसका मतलब यह है कि जो योजना काल जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस समय बेरोजगारी बहुत थी, पर जो भी नीतियाँ अपनाई गई उसको दूर करने के लिए फिर भी वो जो नीतियाँ थी उस पर वो नीतियाँ काम नहीं आई बेरोजगारी को दूर करने के लिए। हमारा सेकंड पॉइंट है श्रम शक्ति में वृद्धि। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। बढ़ती हुई जनसंख्या श्रम की पूर्ति में वृद्धि का कारण हुई है तथा बढ़ती हुई श्रम शक्ति के अनुसार रोजगार अवसरों में वृद्धि न होने के कारण बेरोजगारी की समस्या और अधिक बढ़ गई है। अब क्या हुआ, इसमें बढ़ती हुई जनसंख्या जब बढ़ रही है श्रम की पूर्ति में वृद्धि का कारण हुई है। अब श्रम की शक्ति में वृद्धि तो हो जाती है, तब बढ़ती हुई श्रम शक्ति के अनुसार रोजगार अवसरों में वृद्धि न होने के कारण बेरोजगारी की समस्या और अधिक बढ़ गई है। जब जनसंख्या बढ़ती है तो लोग यानी कि श्रम शक्ति बढ़ती है। श्रम शक्ति का मतलब काम करने के लिए ज़्यादा लोग मिल पाते हैं। ज़्यादा लोग तो मिल पा रहे हैं पर उनके लिए काम नहीं मिल पा रहा है ज़्यादा, तो इससे बेरोजगारी फैलती है। इसी का सेकंड पॉइंट है सामाजिक कारक। स्वतंत्रता के पश्चात स्त्रियों की शिक्षा ने रोजगार के प्रति दृष्टिकोण को बदल दिया है। उनमें से बहुत सी अब श्रम बाजार में रोजगार के लिए पुरुषों के साथ प्रतियोगिता करती है, किंतु अर्थव्यवस्था इन चुनौतियों का सामना करने में सफल रही है और इसका शुद्ध परिणाम यह है स्थायी बेरोजगारी में लगातार वृद्धि हुई है। अब पहले की तुलना में पहले महिला को काम करने नहीं दिया जाता था, पर अब महिलाएं भी पुरुषों से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। और जब वो महिला भी रोजगार के लिए तत्पर हो गई हैं तो पुरुषों को भी काम नहीं मिल पा रहा है और महिलाओं को भी अधिकतर काम नहीं मिल पा रहा है, जिससे श्रम शक्ति में बढ़ोतरी तो हो गई है महिलाओं के काम करने से, पर रोजगार के अवसर मौजूद नहीं हो पा रहे हैं। थर्ड पॉइंट है ग्रामीण शहरी प्रवासन। शहरी क्षेत्रों के बेरोजगारी मुख्य रूप से काफ़ी मात्रा में ग्रामीण जनसंख्या का शहरी क्षेत्रों को पलायन के कारण हुई है। किस लिए हुई है? शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी किससे हुई है? काफ़ी मात्रा में ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर आ गई है काम करने के लिए? शहरों में। अब शहरों में काम करने के लिए जब आ जाती है तो शहरों में भी रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र कृषि तथा संबंध क्रियाकलापों में जीविकोपार्जन देने में असमर्थ रहे हैं, इसलिए शहरों के लिए बड़े पैमाने पर प्रवासन हो रहा है। शहरों में आर्थिक विकास नए आने वाले श्रमिकों को काफ़ी अतिरिक्त रोजगार देने में असफल रहा है। इस प्रकार केवल कुछ ही शहरों में आने वाले उत्पादन गतिविधियों में लग पाते हैं तथा शेष बेरोजगारों की फौज में वृद्धि करते हैं। इसका मतलब यह है कि बहुत से लोग, हमें पता है अधिकतर लोग महानगरों में काम करने जाते हैं। महानगर हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। अधिकतर राज्य के लोग इन महानगरों में काम करने के लिए आते हैं। उन कुछों को तो रोज़गार मिल जाता है और कुछों को रोज़गार नहीं मिल पाता। जिनको रोज़गार नहीं मिल पाता वो बेरोजगारी के फौज में वृद्धि कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अनुपयुक्त तकनीक। भारत में यद्यपि पूंजी का अभाव है, श्रम अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं, फिर भी उत्पादक श्रम के स्थान पर पूंजी का अधिक प्रयोग कर रहे हैं। इस नीति के परिणाम स्वरूप बेरोजगारों में यानी कि बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। इसका मतलब यह है ज़्यादातर लोग अधिक पूंजी लगा देते हैं मशीनों को खरीदने में। जब मशीन खरीद लेते हैं तो एक मशीन कई व्यक्तियों का काम करना स्टार्ट कर देती है या नहीं कर सकती है, जिससे अधिकतर व्यक्ति बेरोजगार होते नजर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। वर्तमान शिक्षा प्रणाली सैद्धांतिक पक्ष पर अधिक आधारित है और व्यवहारिक उद्देश्य के लिए इसमें सीमित उपयोगिता है। यह कौशल और तकनीक योग्यता पर बल नहीं देती, जिसकी आवश्यकता विभिन्न कार्यों में रोजगार के तलाशने के लिए है। इससे कौशल और शिक्षण की आवश्यकता उपलब्धता में असंतुलन उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण विशेष रूप से युवक और शिक्षित लोगों में बेरोजगारी बढ़ गई है, जबकि तकनीकी और विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्तियों की कमी जारी है। इसका मतलब यह है कि बहुत से लोग हाथ का हुनर या तकनीकी ज्ञान सीख लेते हैं,
जिससे उनको पढ़ने की ज़रूरत तो होती ही नहीं है, उनको काम मिल जाता है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, वो अपनी शिक्षा प्राप्त करने में समय लगा देते हैं। उसके बाद जब वो शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद जब वो काम प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको नौकरी नहीं मिल पाती है, जिससे शिक्षित बेरोजगारी में बढ़ोतरी होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आधारिक संरचना के विकास में कमी। निवेश तथा आधारिक संरचना के विकास की कमी विभिन्न क्षेत्रों की समृद्धि तथा उत्पादन क्षमता को सीमित करती है, जिससे अर्थव्यवस्था में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं होता। इसमें क्या बताया गया है? विकास की कमी विभिन्न क्षेत्रों की समृद्धि तथा उत्पादक क्षमता को सीमित करती है, जिससे अर्थव्यवस्था में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं होता, यानी कि रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। लास्ट पॉइंट है रोजगार की योग्यता में कमी। भारत को खराब स्वास्थ्य तथा पोषण की समस्या का सामना करना पड़ता है, जिससे लोगों की कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है और यह बेरोजगारी का कारण बनती है। तो क्या हो रहा है इसके अंदर? भारत में को खराब स्वास्थ्य तथा पोषण की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिससे लोगों की कार्य करने की क्षमता क्या हो गई है? कम हो गई है। यानी कि जो बीमार लोग काम तो ज़्यादा कर नहीं सकते, जब भारत के अंदर अधिक से अधिक लोग बीमार पड़ेंगे तो काम क्या करेंगे, जिससे रोजगार की योग्यता में क्या हो गई है? कमी हो गई है। अब हम पढ़ेंगे निर्धनता के बारे में। निर्धनता से अभिप्राय जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की प्राप्ति का ना होना है। यदि किसी व्यक्ति या समूह को रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, तब उस व्यक्ति या वर्ग समूह को निर्धन कहेंगे। यानी कि उस व्यक्ति को निर्धन कहा जाता है जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान। अगर किसी व्यक्ति को खाने के लिए रोटी नहीं मिल पा रही है, एक दिन का खाना भी नहीं मिल पा रहा है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है कोई स्थिर, तब उसको हम निर्धन की श्रेणी में डालते हैं। अब हम पढ़ते हैं निर्धनता के कारण क्या होते हैं, किस कारण से निर्धनता फैलती है। पहला पॉइंट है तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या। भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। इसका कारण पिछले कई सालों में जन्म दर का कम तथा जन्म दर का स्थिर बने रहना है। जनसंख्या की वृद्धि दर 1941 से 1951 में 1.0% थी, जो 1991 से 2001 में 2.1% हो गई है, जिससे समय के साथ साथ निर्धनता और अधिक हो गई है। यानी कि तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या निर्धनता का एक मूल कारण है, जिसके कारण जनसंख्या जैसे जैसे किसी भी देश की बढ़ती है वहाँ पर निर्धनता बढ़ती चली जाती है, क्योंकि लोगों को रहने के लिए मकान नहीं मिल पाता, रोज़गार नहीं मिल पाता। रोज़गार ना मिल पाने से वो अपने घर का जीवन यापन ढंग से नहीं चला पाते हैं, जिसके कारण निर्धनता बढ़ती है। फिर हम पढ़ते हैं कीमतों में। सेकंड पॉइंट है कीमतों में वृद्धि। उत्पादन में कमी तथा जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण भारत जैसे अल्पविकसित देशों में कीमतों में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण निर्धन व्यक्ति और निर्धन हो जाता है। तो उत्पादन में कमी तथा जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण क्या होता है? अल्पविकसित देशों में कीमतों में वृद्धि हो जाती है। जब कीमतों में वृद्धि होगी तो व्यक्ति की वास्तविक आय कम हो जाएगी, यानी कि जितना सामान वो पहले खरीद पाता था अब उससे कम ही सामान खरीद पाएगा, जिससे निर्धनता बढ़ती है। थर्ड पॉइंट है बेरोजगारी। भारत देश में कई प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, जैसे मौसमी बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी आदि। यह सभी बेरोजगारी निर्धनता को बढ़ावा देती है। इन के बारे में हम पहले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। मौसमी बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो आप इस टॉपिक को पूरा समझने के लिए, बेरोजगारी के पॉइंट को समझने के लिए ये वाला टॉपिक जरूर पढ़ें, इसी वीडियो में है। फोर्थ पॉइंट है विकास की धीमी गति। पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में औसत वार्षिक दर में वृद्धि बहुत कम रही। जीडीपी की विकास दर 4% होने पर भी यह लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करने में असफल रही। जनसंख्या में 2% की वृद्धि होने पर प्रति व्यक्ति आय मात्र 2.4% रही। प्रति व्यक्ति आय में कमी निर्धनता का मूल कारण है। हमें पहले से ही पता है कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति की आय 30,000 है और उसके घर में रहने वाले 6 जन हैं जो काम नहीं करते हैं, सिर्फ एक ही व्यक्ति काम करता है जिसकी सैलरी कितनी है 30,000,
तो सबकी प्रति व्यक्ति आय 5,000 होगी, यानी कि उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, जितने मेंबर हैं घर के, तो उससे प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है। ऐसे ही हमारे देश के बारे में है, तो हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा कम हो गई है, जिसके कारण निर्धनता फैल रही है। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजी की अपर्याप्तता। धारणीय विकास के लिए पूंजी का स्टॉक तथा पूंजी का निर्माण अभी भी कम है। निम्न पूंजी निर्माण का अर्थ है कम उत्पादन क्षमता और निर्धनता से है। हमारे देश के अंदर क्या है, निम्न पूंजी निर्माण होता है, जिसके अंदर क्या होता है, कम उत्पादन क्षमता होती है और जिससे निर्धनता फैलती है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय उत्पादन की धीमी वृद्धि। भारत का कुल राष्ट्रीय उत्पाद जनसंख्या की तुलना में काफ़ी कम है। इस कारण भी प्रति व्यक्ति आय में कमी के कारण निर्धनता बढ़ी है। तो भारत में राष्ट्रीय उत्पाद जनसंख्या की तुलना में क्या है, बहुत कम है, यानी कि जितनी जनसंख्या है उससे कम उत्पादन हो पाता है, जिससे प्रति व्यक्ति आय में कमी आ जाती है और निर्धनता बढ़ जाती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, सरकार द्वारा निर्धनता उन्मूलन या किस कारणों से क्या करके रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। पहला पॉइंट है यह सरकार द्वारा निर्धनता उन्मूलन के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए। पहला पॉइंट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इस कार्यक्रम की शुरुआत अप्रैल 1999 में की गई। इस कार्यक्रम का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों से निर्धनता को दूर करना है। इस योजना में निर्धनता उन्मूलन के पुराने कार्यक्रमों जैसे IRDP और TRYSEM ट्राइसम को शामिल किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गांव में भारी संख्या में छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना की जाएगी। इनकी स्थापना के लिए ऋण और आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में अपनाई गई थी, जिससे क्या होगा, छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना करने पर बल दिया गया। सेकंड पॉइंट है इंदिरा आवास योजना। यह योजना ग्रामीण निर्धन लोगों के लिए बनाई गई। इसके कारण वित्तीय सहायता, पक्के मकान आदि निर्धन व्यक्तियों को दिए गए। वर्तमान समय में इस योजना के दौरान ग्रामीण परिवारों को मकान बनाने के लिए 45,000 की धनराशि दी जाती है। यह योजना का लाभ उन्हीं लोगों के लिए है जो BPL राशन कार्ड प्रयोग करते हैं। यह धनराशि परिवार की महिला के नाम पर दी जाती है। अब इंदिरा आवास योजना कैसे दी गई, जिन लोगों के पास BPL कार्ड है, BPL का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको ये इंदिरा आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए 45,000 रुपये दिए गए। और किसके नाम पे दिए जाते हैं, महिला के नाम पर। तीसरा पॉइंट है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 1993 में की। यह योजना शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए बनाई गई। इसमें छोटे छोटे लगभग 7 मिलियन उद्यम लगाए गए ताकि शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। साथ ही उद्यमों को स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। यह सुविधा उन्हें शिक्षित व्यक्तियों को दी गई जिन्होंने कम से कम मैट्रिक या ITI द्वारा शिक्षा प्राप्त की हो। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत क्या हुआ, जो शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बेरोजगार घूम रहे हैं, इसमें क्या किया गया, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए। फोर्थ पॉइंट है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 25 सितंबर 2001 को शुरू की गई। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा के साथ साथ दिहाड़ी रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना है। इसमें समाज के कमजोर वर्ग, विशेषकर महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों पर विशेष ध्यान दिया गया। इसमें समाज के सभी वर्गों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत क्या हुआ कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो SC हो या ST हो, चाहे महिलाएं हो या कमजोर वर्ग हो, सभी को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। यह योजना 2001 में शुरू की गई। इसके अंतर्गत निम्न कार्यक्रमों को शामिल किया गया: मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, समन्वित बाल विकास योजना, किशोरी शक्ति योजना। उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल यानी पीने का पानी, आवास, सड़कों, बालिकाओं की स्थिति में सुधार आदि के बारे में भी सोचा गया। और हमारा नेक्स्ट
और लास्ट पॉइंट है इसका भारत निर्माण। 2005 से 2006 में भारत निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं तथा ग्रामीण आधारिक संरचना को सुदृढ़ बनाना है। इसमें कुछ क्रियाओं को शामिल किया गया, जैसे सिंचाई, सड़कें, घर का निर्माण, पानी की सुविधा आदि। इसका उद्देश्य साफ पानी ग्रामीण गरीबों के लिए घर का निर्माण करवाना, संचार सुविधा, बिजली उपलब्ध करवाना है। तो भारत निर्माण में क्या हुआ कि लोगों के लिए क्या करना है, साफ पानी उपलब्ध करवाना है, गरीबों के लिए घर का निर्माण करवाना है, संचार सुविधाएं उपलब्ध करानी है, बिजली उपलब्ध करवाना है। अब हम पढ़ेंगे भारत में क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि के कारण। पहला पॉइंट है ऐतिहासिक कारक। भारत में ऐतिहासिक क्षेत्रीय असंतुलन अंग्रेजी शासनकाल से प्रारंभ हुआ। अंग्रेज उद्योगपति अपनी आर्थिक गतिविधियां मुख्य रूप से दो राज्यों पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र में केंद्रित रखते थे। प्रमुख रूप से उनके महानगरों जैसे कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में उन्होंने अपने समस्त उद्योग इन नगरों में तथा उनके आसपास केंद्रित किए तथा शेष देश को पिछड़ा रहने के लिए तिरस्कृत कर दिया। अब क्षेत्रीय विषमता कैसे फैल रही थी भारत में? अंग्रेजों ने क्या करा कि मेन मुख्य नगर किनको बना दिए? कोलकाता को बना दिया, मुंबई को बना दिया और चेन्नई को बना दिया, जिससे सारे उद्योगपति इन तीनों ही नगरों में जाते थे, महानगरों में। बाकी को उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया, जिसके कारण भारत के बहुत सारे नगर ऐसे ही पिछड़ गए। सेकंड पॉइंट है भौगोलिक कारक। भारत का बड़ा भूभाग पहाड़ियों, नदियों तथा घने जंगलों से घिरा है। यह संसाधनों की गतिशीलता को आंशिक रूप से कठिन बनाने के अलावा विकसित योजनाओं की लागत तथा प्रशासन की लागत को बढ़ा देता है। प्रतिकूल जलवायु, बाढ़ आदि भी देश के विभिन्न क्षेत्रों के धीमे आर्थिक विकास के लिए उत्तरदायी कारक रहे हैं, जो कृषि की निम्न उत्पादकता तथा औद्योगिकरण के अभाव में दिखाई देते हैं। इन कारकों के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में असमान समृद्धि हुई है। इसका मतलब ये है कि भारत के कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहाँ पर फसलें बहुत अच्छे से उत्पादित होती हैं और कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ फसलें अच्छे से उत्पादित नहीं होती है, जिसके कारण असमानता में वृद्धि होती नज़र आती है। तीसरा पॉइंट है आधारिक संरचना। जो राज्य अच्छी तरह विकसित है, जहाँ आधारिक संरचना जैसे शक्ति के साधन, जल, सड़कें और हवाई अड्डे हैं, वे बड़ी निवेश योजनाओं को आकर्षित करते हैं तथा उनमें समृद्धि की दर ऊंची होती है। मौलिक आधारिक संरचना के अभाव वाले गरीब राज्य निजी निवेश को आकर्षित करने में असफल रहते हैं। इससे आय के वितरण में असमानता तथा आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण की समस्या में वृद्धि हुई है। इसका तात्पर्य यह है कि ज़्यादातर व्यक्ति या देश या राज्य उसी राज्य क्षेत्र में निवेश करना अधिक पसंद करते हैं जो पहले से विकसित होते हैं, और कोई भी राज्य या देश या क्षेत्र उस जगह पे निवेश नहीं करना चाहेगा जो बिल्कुल अच्छे ना हो, जहाँ पर साधन, जल, सड़कें आदि जैसी चीज़ें ना हो, जिसके कारण आय की असमानता में वृद्धि होती है। फोर्थ पॉइंट है सार्वजनिक निवेश में गिरावट। नई आर्थिक नीति में सरकार लगातार आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी के संबंध में अपनी भूमिका सीमित कर रही है और निजी क्षेत्र को अधिक स्थान दिया गया है। सार्वजनिक निवेश में लगातार गिरावट आई है। इसका निर्धन राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सिंचाई, बिजली तथा सामाजिक क्षेत्र योजनाओं में बहुत अधिक निवेश के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र का इन राज्यों की समृद्धि में मुख्य योगदान रहा है। इसमें गिरावट का बहुत से क्षेत्रों का विकास प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जब निजी क्षेत्र सामने आया नई आर्थिक नीति के बाद, तो अधिकतर लोग निजी क्षेत्र में ही अधिक निवेश के बारे में सोचते हैं और सार्वजनिक निवेश में लगातार गिरावट आने लग गई। इसमें गिरावट का बहुत से क्षेत्रों का विकास प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस वीडियो में जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं एग्ज़ाम की नज़र से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अगर इस वीडियो से
संबंधित जितने भी हमने टॉपिक क्लियर करे हैं, पढ़ना चाहते हैं हार्ड कॉपी में तो मेरे लिखी बुक भारतीय अर्थव्यवस्था अमेज़ॉन शॉपक्लूज और फ्लिपकार्ट पर खरीद सकते हैं आप। और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।